हम अभी बोल रहे हैं सभी नेताओं से कि आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और कल के आंदोलन का आप समर्थन कीजिए और बोलिए कि हम छात्रों के साथ हैं और ये वैकेंसी जल्द पूरी होनी चाहिए। मांग कीजिए कि काउंसलिंग का जो रैंक लिस्ट है वो जारी करे बीएसएससी। तो आप ही का बयान था जीतनराम मांझी जी कि नीतीश कुमार ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया। आपने हमसे कहा था 28 या 29 दिसंबर को जो आपके पास गए था, आपने कहा था कि नीतीश कुमार जो है शिक्षा को बर्बाद कर दिया, एक भी बहाली में बिना पैसा से नहीं नौकरी मिलता है। और आज आप जो है बेटा को मंत्री बनाने के लिए नीतीश जी के साथ है, तो आप कह रहे हैं कि हमको लिखित में दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, हम पावर में नहीं है और आपको कुछ पता नहीं चला। आज बहाली में कोई धांधली नहीं हो रही है। जीतनराम मांझी जी, आपने एक बात और कहा था छात्रों को कि हम पावर में नहीं है कि हम बीएसएससी को डायरेक्ट कुछ बोल सके। आपसे ज्यादा पावर अभी बिहार में किसी को नहीं है, आपको पता नहीं है क्या? आप समर्थन वापस ले लीजिए, अगर आप छात्रों के हित में सोचते हैं तो आप समर्थन वापस ले लीजिए। आप बोलिए, आप अभी बोलिए कि हम समर्थन वापस लेते हैं। अगर शाम तक बीएसएससी काउंसलिंग का ये रैंक लिस्ट जारी नहीं करती है तो हम कल समर्थन वापस ले लेंगे। आप देखिए नीतीश कुमार जी तुरंत एक फोन करेंगे और काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट, ये रैंक लिस्ट जारी हो जाएगा। जब हम आंदोलन कर रहे होते हैं, हम सड़क पे डंडा खा रहे होते हैं, हम 15 दिन के लिए जेल में रहते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ऐसे छात्र हैं जो 14 फरवरी को हम जेल में हैं और यहाँ फर्जी वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। जो बिहार का विपक्ष है मरा हुआ है, कभी भी सही से मुद्दे को नहीं उठाता है। इन लोगों से या तो कुछ हो नहीं रहा है, इन लोगों में कैपेसिटी अंदर नहीं है, अंतरात्मा मर चुकी है। सरकार की अंतरात्मा तो मर ही चुकी है, विपक्ष की भी अंतरात्मा मर चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी, हमारे साथ हैं दिलीप हैं और हम चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में ऐसा क्यों होता है कि कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, बीपीएसएससी का हो, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का हो या फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग का हो, विवाद तो होता ही होता है, लेट लतीफ़ी होना ही होना है। दिलीप हमारे साथ। दिलीप, सबसे पहला आपसे मेरा प्रश्न रहेगा कि उस दिन रात को, 2-3 दिन रात को, जब कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, 7 सालों से चली आ रही प्रक्रिया का, परीक्षा का, और उस समय रिजल्ट दिया जाता है, क्या आपने कभी सोचा था या कभी अपने ऐसा देखा है कि ऐसा हुआ है? आज तक तो हम लोगों ने नहीं देखा है ऐसा हुआ है वो कभी। और जिस तरह से बीएसएससी ने किया है वो तो सीधा सीधा गुंडागर्दी कह सकते हैं इसको, कि गुंडागर्दी कर रही है। और ये तकनीकी भूल है या पैसों का खेल है, ये तो कहना मुश्किल है। मुझे तो लगता है ये तकनीकी भूल के आड़ में पैसों का खेल चल रहा है। और ये 1218 में से कम 500-700 तो ज़रूर है जो पैसा के बल पे जिनको इन करवाया गया होगा। तो इसका तो उच्च स्तरीय जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, तभी पता चल पाएगा। एग्जैक्ट तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह का रवैया बीएसएससी ने अपनाया है उससे ये साबित होता है कि ये कहीं ना कहीं पैसों का खेल है। क्योंकि बीएसएससी का कहना है कि काउंसलिंग के लिए डाटा चेक कर रहे थे। तो कोई भी आदमी से आप पता कीजिए, किसी भी आयोग से, किसी भी बुद्धिजीवी से, शिक्षक से, तो कोई ये नहीं कह सकता कि अगर आपको नौकरी देनी है, अब सभी चरण पूरा हो चुका है और काउंसलिंग के लिए डाटा चेक कीजिएगा, तो किसका डाटा चेक कीजिएगा? जो सारी प्रक्रिया पार करके यहाँ तक पहुँच चुके होंगे उसका काउंसलिंग में डाटा चेक होगा ना कि पीटी फेल वाले का काउंसलिंग ये करवाइएगा आप, ना उसका डाटा चेक होगा। तो ये तो अजूबा बात बीएसएससी खुद बोल के खुद फंस रही है कि काउंसलिंग के लिए हम डाटा चेक कर रहे थे। तो फिर उन लोगों के साथ आप क्या कर रहे हैं जिनका जो आरोप है, कम से कम 2-3 हज़ार से ज़्यादा ही हमको लगता है, जिनका कैटेगरी गलती भराया हुआ है, साइबर कैफ़े की गलती से, आपके सर्वर डाउन होने की गलती से, कोई बीसी में है जनरल में हो गया, कोई ईबीसी में है बीसी में हो गया, तो उन लोगों का तो आपने आज तक सुधार नहीं किया। लेकिन इन लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं कि आयोग के तकनीकी भूल के चलते ऐसा हुआ है। तो भाई इन लोगों का आप डेट ऑफ बर्थ, नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ जारी कर दीजिए आप रोल नंबर के साथ, तब समझेंगे कि आप पूरी तरह पारदर्शी हैं और ये सभी फर्जी स्टूडेंट नहीं है, सही स्टूडेंट्स है। अगर ऐसा नहीं करती है आयोग तो इसका मतलब है कि ये फर्जी स्टूडेंट्स है सभी। कि बहुत सारे का एडमिट कार्ड लोगों ने वायरल किया है जो कि एडिटेड नहीं है, वो सही एडमिट कार्ड है। अब मान लीजिए वो लड़का किसी का रूममेट था तो मोबाइल से फ़ोटो खींच के रखे हुआ था लोग, तो अभी वायरल किया जा रहा है। तो जो ओवर एज का मामला बताया जा रहा है वो भी नहीं साबित हो रहा है और कैटेगरी का भी मामला साबित नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है पैसों का खेल है और ये सिर्फ और सिर्फ है छात्रों को गुमराह करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए, ताकि छात्रों का ध्यान इधर लगा रहे और अंदर से हम सीट बेचते रहें। अच्छा दिलीप जी, एक बात बताइएगा कि 2016-17 में धांधली की खबरें आई, आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा कार्रवाई भी हुआ, सरकार एकदम आर पार के मूड में थी, लेकिन उसके बाद जो नया टीम आता है 4 सालों से काम कर रहा है, फिर भी एक कर्मचारी लेवल का भर्ती अभी तक नहीं हो पाया। और
इनके द्वारा ये जवाब दिया जाता है रिजल्ट को लेकर कि पिछली टीम की गई गलतियों के कारण, तो इसका मतलब क्या पिछला ही ढर्रा अभी तक चल रहा था क्या? देखिए, ये तो होता है कि अपना निकम्मापन छुपाने के लिए आप पिछले टीम पे जिम्मेवारी दे दीजिए। अरे पिछली टीम ने गलती की तो जेल में है, तो आपको भी जेल में जाना है क्या? आप 2017 में वो लोग जेल गए, उसके बाद आप लोग आए, तो आप लोग तो सारा चीज़ देख के आप लिए हैं, सब कुछ पीटी लिए, मुख्य परीक्षा लिए। अब आपको वो गलती कैसे पकड़ में आ गई? कहीं मामला सुधीर कुमार से तो जुड़ा हुआ नहीं है। सुधीर कुमार एफआईआर दर्ज कराने गए थे बहुत लोगों पे, तो कहीं सुधीर कुमार को फिर से इसमें फंसाने के लिए तो नहीं ना ऐसा किया जा रहा है? ये भी खेल हो सकता है। या फिर जो परमेश्वर राम ने 9 मंत्रियों और 23 विधायकों का नाम बताया था कि इस पेपर लीक में शामिल थे, तो कहीं उन लोगों से जो पैसा लिया गया होगा, तो उनके दबाव में तो इस तरह का खेल नहीं खेला जा रहा है कि इन करवाया जा रहा है पैसा लेके। ये भी हो सकता है। तो ये तो जांच का विषय है ना, हम कैसे मान लें क्या सही है नहीं सही है? तो कहा ही नहीं जा सकता। उस बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष पे हम कैसे भरोसा कर लें, जो सचिव 2018 से कह रहे हैं हर एक महीना कि अगले महीना बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आ रही है, आज तक वैकेंसी नहीं आई है। अगले सप्ताह वैकेंसी आ रही है, अखबार के प्रथम पन्ना पे छपता है उनका बयान, आज तक वैकेंसी नहीं आई है। तो उस सचिव के बात पे हम कैसे भरोसा कर ले? और अगर कोई दोषी है तो आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपकी टीम पे ये जिम्मेवारी थी, अगर किसी ने गलती की तो आप उस पर कार्रवाई करते, तो आज तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि काउंसलिंग के लिए आप डाटा चेक उन लोगों का कैसे कर लिए भाई जो पीटी फेल है? 19 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, तो आपने 19 लाख लोगों का डाटा चेक किया है क्या? ऐसा तो नहीं होगा। और अब जो मुख्य परीक्षा पास करके टाइपिंग दे चुके हैं, फिजिकल टेस्ट दे चुके हैं, उनका आप काउंसलिंग का ये लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं, रैंक लिस्ट, उसका रैंक लिस्ट आप जारी कीजिए ना। तो अभी आप डाटा चेक कर रहे हैं जो पीटी फेल है। कहीं भी ऐसा होता है किसी भी भर्ती आयोग में कि जो फॉर्म भरा उसका डाटा चेक करेगा, वो भी उस समय जब ज्वाइनिंग का समय आ जाए तब डाटा चेक किया जाएगा। जो सफल होते हैं उनका इंक्वायरी आप अच्छे से कीजिएगा ना। जो मान लीजिए फेल हो गया, उनको आप ज्वाइनिंग के समय में उनका क्या काम है भाई? वो तो फेल हो चुके हैं, ऑलरेडी बाहर हैं। और क्या ये 1218 अभ्यर्थी कभी आयोग में आवेदन दिए थे इस चीज़ के लिए कि हमारे साथ ये गलत हुआ है? क्या ये कोर्ट गए थे या कहीं मीडिया में भी इसका खबर कभी आया था? कभी नहीं आया था। तो अचानक से ये 1218 अभ्यर्थी कैसे आ गए? इसमें हो सकता है कुछ सही अभ्यर्थी भी हो जिनके साथ गलत हुआ हो, लेकिन उसी के आड़ में 500-700 लोगों को इन करवाया जा रहा है पैसा लेके, ये निश्चित है। तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि सुशासन का जो छवि वो लेके चल रहे हैं, तथाकथित सुशासन बाबू कहलाते सुशासन बाबू, तो सही में वो सुशासन बाबू कहला रहे हैं अगर है सही में, तो इस पर आप जांच करवाइए, निष्पक्ष जांच। हम लोग तो यही चाहते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप दिलीप कुमार को नौकरी दे दीजिए या 50,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी अभी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, वो कभी ये नहीं कह रहे हैं कि हमको नौकरी दे दीजिए। तो जांच का आप बात कर रहे हैं, तो जांच तो सभी आयोग पर होना चाहिए, क्योंकि अगर बीपीएससी में हम भी देखें तो उसमें भी नंबर कम किया गया, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के बाद भी रिजल्ट नहीं दिया गया। दरोगा आयोग का आप देख ही रहे हैं, सिपाही भर्ती का आप देखे आपने कि चारों फेज का जो क्वेश्चन आउट हुआ। बीएसएससी का हाल वही है। कहाँ क्या आप कारण क्या मानते हैं कि बिहार के जितने भी सरकारी भर्ती के लिए आयोग हैं वो सारे लचर अवस्था में हैं और अपारदर्शिता की कमी है? क्या कारण आप देख रहे हैं? इसका 3 कारण मुझे समझ में आता है। सबसे पहला कारण कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है शिक्षा माफियाओं को, और सरकार के संरक्षण में ये सब धांधली हो रही है। गड़बड़ी नहीं इसको कहेंगे, धांधली हो रही है। और धांधली ही नहीं बल्कि महाधांधली हो रही है। और किसी को सबूत चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, और सबूत तो सार्वजनिक है, अखबारों में भी छपा है। पटना से कई पकड़ाए हैं, नालंदा से पकड़ाए हैं, जहानाबाद से पकड़ाए हैं, दरभंगा से पकड़ाया है सेटर सब, सॉल्वर गैंग जिसको बोलते हैं। तो अब कितना सबूत हम लोग दे? बहुत सारा सबूत है। बिहार पुलिस का पेपर लीक था, बिहार दरोगा का पेपर लीक था, बीपीएससी का 66वीं पीटी का पेपर लीक था। तो अब कितना सबूत हम लोग दे? बिहार पुलिस में 650 से ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थी फिजिकल में पकड़ाए, अब कितना सबूत दे? बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय में टाइपिंग में फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाए, फिजिकल में फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाए हैं। तो अब कितना सबूत हम लोग दें? तो सबसे पहला कारण कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है और सरकार ही इस धांधली में संलिप्त है, सरकार के लोग संलिप्त है, नीतीश जी के जो करीबी लोग हैं वो लोग संलिप्त है, और वो लोग करवा रहे हैं। और उन लोग का मकसद यही है कि सभी विभाग में अपने आदमी को पैसा लेके भरें। ऐसा भी नहीं कि फ्री में भर रहे हैं, पैसा लेके और अपने आदमी को नौकरी दे सभी डिपार्टमेंट में, ताकि आगे चल के उनका हम यूज कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। और इसका दूसरा कारण है कि बिहार के छात्र एकजुट नहीं हैं। हमारी कमजोरी सबसे बड़ी ये है कि हम लोग एकजुट नहीं हैं अभी भी। हालांकि अब 1-2 साल से 1.5 साल से छात्र एकजुट होना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी एकजुट नहीं है। और जिस दिन बिहार के छात्र जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के एकजुट हो जाएंगे, उस दिन कोई भी सरकार होगी तो
छात्रों के साथ अन्याय और शोषण करने से पहले लाख बार सोचेगी और करने की हिम्मत कोई नहीं करेगी, कोई भी सरकार नहीं करेगी। लेकिन आप सोचिए कि बिहार दरोगा में 5 लाख अभ्यर्थी होते हैं, लेकिन जब आंदोलन हुआ तो कितने अभ्यर्थी आए, सब देख रहे हैं। यही बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय में 50,000 से ज़्यादा लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए, लेकिन जब आंदोलन होता है तो कितने लोग आते हैं। और इसका तीसरा कारण है विपक्ष, यहाँ का जो बिहार का विपक्ष है, मरा हुआ विपक्ष है, कभी भी सही से मुद्दे को नहीं उठाता है। इन लोगों से या तो कुछ हो नहीं रहा है, इन लोगों में कैपेसिटी अंदर नहीं है, अंतरात्मा मर चुकी है। सरकार की अंतरात्मा तो मर ही चुकी है, लेकिन विपक्ष की भी अंतरात्मा मर चुकी है, क्योंकि जिस मुद्दे को उठा के विपक्ष बहुत आगे बढ़ सकता था, उस मुद्दे को ये लोग नहीं उठाते हैं। और शिक्षा रोजगार से जुड़े मुद्दे को उठाना चाहिए था। हालांकि जब दरोगा आंदोलन हम लोगों ने किया था पिछले साल फरवरी में, उसके बाद थोड़ा असर तो हुआ कि विपक्ष के तरफ से ये चुनावी मुद्दा बना, शिक्षा रोजगार, ये प्रमुख मुद्दा बना, जो कि बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जाति धर्म मुद्दा न बन के शिक्षा और रोजगार पहला मुद्दा बन गया था चुनाव में। तो इसलिए 10 लाख रोजगार के जवाब में 19 लाख रोजगार की बात भी हुई और अन्य मुद्दों पे भी बात हुई। तो ये खुशी की बात है, कम से कम बात तो हुई, उस पर काम नहीं हुआ ये अलग चीज़ है, लेकिन बात तो हुई। पहले तो बात भी नहीं होती थी, तो ये हम लोगों के आंदोलन का ही असर हुआ। और दूसरी बात कि विपक्षी पार्टियों को भी पता नहीं क्या इसमें सेटिंग गेटिंग में ये लोग का भी आदमी इन्वॉल्व है कि क्या है। हम तो किसी पार्टी पे ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप पे तो आरोप लगेगा ही ना। मान लीजिए कि धांधली हो रही है, 7 साल से वैकेंसी पूरा नहीं हुई, सरकार कुछ नहीं कर रही, अगर विपक्ष भी चुप है तो क्या माना जाए? यानी विपक्ष को भी छात्रों से कोई मतलब नहीं है, यही माना जाएगा ना। हम आखिर क्यों इस मुद्दा को उठा रहे हैं? ये काम विपक्ष के नेताओं को करना चाहिए था। हम कोई नेता नहीं है, हमको नेता बनने के लिए मजबूर किया इन विपक्षी पार्टियों ने और इस सत्ताधारी पार्टियों ने। और हमने कभी नहीं बोला कि मैं छात्र नेता हूं। ये छात्र नेता का जो टैग लगाया गया है मेरे नाम के पहले, ये बिहार के मीडिया ने लगाया है, यूट्यूब चैनलों ने, आप जैसे पत्रकारों ने लगाया, चूंकि उन लोगों को लगा होगा, आप लोगों को लगा कि भाई काम जो कर रहे हैं वो नेता वाला काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल नेता का काम क्या है? लूट खसोट करना, चोरी करना, झूठ बोलना। तो नेता का आजकल अर्थ ही बदल गया है। तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं छात्र नेता हूं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं, मीडिया वाले, अन्य मीडिया है, वो लोग कह रहे हैं, काम देख के कर रहे होंगे। तो हमें कोई शौक नहीं था कि हम आके इस तरह से आंदोलन करें, किसी को शौक नहीं है। हम भी माँ बाप का बहुत सुकुमार बच्चा है, आप पता कर सकते हैं मेरे गांव जाके कि बहुत सुकुमार बच्चा हम भी रहे हैं। लेकिन इस व्यवस्था ने, इस सरकार ने और इस मरी हुई विपक्ष ने हम लोग को मजबूर कर दिया रोड पे उतरने के लिए। आप देखिए होइएगा कि कितना भी धूप रहा है, 44 डिग्री टेम्परेचर में भी हम लोगों ने आंदोलन किया है, जो कि कभी हम लोग धूप में कभी काम नहीं किए हम लोग। लेकिन मजबूर होना पड़ा इस तंग व्यवस्था से, जो भ्रष्ट सिस्टम है उससे मजबूर होकर हम लोग को इस 44 डिग्री टेम्परेचर में। आपको याद दिला देंगे 14 जून 2019 का, आप अभी भी देख सकते हैं कि उस दिन पटना में कितना टेम्परेचर था। 64वीं बीपीएससी में 14 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था, उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था। 14 जून 2019 को आप पता कर सकते हैं कि उस दिन कितना टेम्परेचर पटना का था, 44 डिग्री टेम्परेचर था। उस टेम्परेचर में हम लोगों ने आंदोलन किया, वो भी पैदल। हम लोग के पास पैसा नहीं होता है, तो सब कुछ हम लोग को पैदल चल के करना पड़ता है। तो मजबूरी हमारी है ना, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो क्या जरूरत था? ये काम विपक्ष के नेताओं को करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रही है। 17 जनवरी 2020 को आप पता कर लीजिए कि कितना टेम्परेचर पटना का था। यही बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। उस दिन का टेम्परेचर देख लीजिए कितना था। उस ठंड में हम लोगों ने आंदोलन किया है। धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, हम लोग को शौक नहीं है कि लॉज जाके कोचिंग जाके घूम के स्टूडेंट से संपर्क करते हैं। तो शौक नहीं है, मजबूरी में हम लोग को ये करना पड़ रहा है। और शर्म आनी चाहिए बिहार के नेताओं को, अधिकारियों को, कि इस तरह की हरकत करते हैं। और विपक्ष के नेताओं को तो हम ज़्यादा इसलिए कहते हैं कि सरकार अगर गलत कर रही है तो विपक्ष को तो मुद्दा उठाना चाहिए ना। हम तो कहते हैं कि हमारे पास आप पावर दे दीजिए, एक भी विधायक का पावर हमारे पास होता तो हम दिखा देते नीतीश कुमार जी को और बिहार सरकार को कि किस तरह सदन में आवाज़ उठाई जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और छात्र युवाओं की आवाज़ किस तरह उठाई जाती है, हम दिखा देते। जब हमारे पास कोई पावर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास, उसके बाद हम इतना लड़ रहे हैं, इतना कर रहे हैं। अगर हमारे पास थोड़ा सा भी पावर होता ना तो हम दिखा देते इस सरकार को और इन भर्ती आयोगों को। और ये जितने भी विधायक हैं उन सब से हम अब आग्रह कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से आग्रह कर रहे हैं, सरकार के लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग छात्र युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाइए। और धांधली की बात हम करते हैं, जहाँ भी कि धांधली होता है विरोध करते, तो वहाँ आप लोग आरोप लगाते हैं कि ऐसे अफवाह फैला रहा है। लेकिन ये जो 7 साल से ये बहाली पूरी नहीं हुई है, इस पर आप क्या बोलिएगा? इसमें दिलीप कुमार कौन सा आरोप लगा रहा है? ये तो सबको दिख रहा है कि 2014 में वैकेंसी आई जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे और 7 साल बीत गया, अभी तक पूरी बहाली नहीं हुई है।
तो इसमें दिलीप कुमार नहीं कुछ कह रहा है, ये इतिहास बता रहा है, रिकॉर्ड बता रहा है कि 7 साल में एक बहाली पूरी नहीं हुई। और ये बिहार के सभी नेताओं के लिए बड़े ही बेशर्मी की बात है कि 7 साल में एक वैकेंसी पूरी नहीं हुई है। अरे मेरे पास फोन आता है बिहार से बाहर के लोगों का, नेताओं का भी फोन आता है, उन लोग कहते हैं कि कितना बेशर्मी की बात है कि 7 साल में बिहार में एक वैकेंसी पूरी नहीं हुई है। और बिहार के नेता हैं कि इनको शर्म नहीं आती है। हमने कल कई नेताओं को फ़ोन किया है, हमें बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है, हम नेताओं को फ़ोन नहीं करते हैं जल्दी कि सब आंदोलन में आने के लिए, लेकिन छात्रों का प्रेशर था मेरे ऊपर कि नहीं आप कुछ नेताओं को भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए। तो हमने कहा ठीक है, आप लोग कहते तो हम बात करते हैं। मैंने जिन जिन नेताओं से बात किया, मैं नाम नहीं बोलूँगा, सब ने क्या कहा कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है आंदोलन में आने का। आप सोच सकते हैं इन लोगों के पास युवाओं से जुड़े मुद्दे के लिए समय नहीं है, लेकिन वही जाति धर्म की बात होगी तो समय आ जाएगा। तो अब छात्र युवाओं को भी सोचना चाहिए ना कि जिन नेताओं के पास आपके लिए 2 मिनट, हम कहें कि 2 मिनट के लिए आप लोग आ जाइए, 2 मिनट के लिए आ जाइए, या मीडिया में मुद्दा उठाइए ना। 2 मिनट नहीं आ सकते हैं धरना स्थल पे तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाइए। नहीं किसी कोई तैयार हो रहे हैं, अभी तक कोई तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब पूछा जाता है, मीडिया वाले जाते हैं तो बोलते हैं कि हम अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार है, इस तरह से बोलते हैं। छात्रों के साथ लाठी खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन इन लोग को बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कि आप मीडिया में बोल देते हैं, लेकिन करते क्या है? कुछ नहीं करते हैं। हम अभी बोल रहे हैं सभी नेताओं से कि आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और कल के आंदोलन का आप समर्थन कीजिए और बोलिए कि हम छात्रों के साथ हैं और ये वैकेंसी जल्द पूरी होनी चाहिए। मांग कीजिए कि काउंसलिंग का जो रैंक लिस्ट है वो जारी करे बीएसएससी। अब जीतन राम मांझी का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जीतन राम मांझी के पास 2 बार, मंगलवार को, इस मंगलवार को, पिछला मंगलवार को भी छात्र गए हैं इसी मुद्दा को लेके। और जीतन राम मांझी जी क्या कहे पहली बार कि हमको लिखित में दीजिए, हम इस पे देखेंगे क्या है, नहीं हमारे नॉलेज में नहीं है। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जीतन राम मांझी जी, आप याद कीजिए कि 28 या 29 दिसंबर 2019 की बात है, जब मैं आपके आवास पे गया था और आप ही के लोगों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था, तब मैं गया था। और उस दिन आपको ये हेमंत सोरेन के इसमें जाना था, शपथ ग्रहण समारोह में जाना था। आप हवाई अड्डा जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, उसी समय हम वहाँ गए थे। आप हमसे आधा घंटा बात किए थे और आपको हम लिखित में सारा चीज़ दिए थे। यही बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के बारे में ही दिए थे, सब कुछ लिख के, कब कब क्या हुआ। उस समय आपने कहा था कि हम वहाँ से लौट के आते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको फ़ोन करके बताएंगे और आपको बुलाएंगे। आज 2 साल होने वाला है आपका भी, 2019 28 या 29 दिसंबर की बात है, और आप बोल रहे हैं कि आपको इस बारे में पता नहीं है और लिखित में बोल रहे हैं छात्रों को दीजिए। तो कितनी बार आपको लिखित में दिया जाए भाई? आप लोग सिर्फ मीडिया के सामने गुमराह करते हैं छात्रों को। हम किसी से डरते नहीं हैं, जो सच्चाई हम वो बता रहे हैं। और आपके प्रवक्ता एक कल बोल रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, तो मामला कोर्ट में कहाँ है बता दीजिए भाई। आप सीधा सीधा बोल दे कि मामला कोर्ट में है। आपको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप बोल सकते थे कि हाँ 7 साल हो गया, ये बहाली को पूरा करना चाहिए। और जीतन राम मांझी जी, आपने एक बात और कहा था छात्रों को कि हम पावर में नहीं है कि हम बीएसएससी को डायरेक्ट कुछ बोल सके। आपसे ज़्यादा पावर अभी बिहार में किसी को नहीं है, आपको पता नहीं है क्या? आप समर्थन वापस ले लीजिए, अगर आप छात्रों के हित में सोचते हैं तो आप समर्थन वापस ले लीजिए। आप बोलिए, आप अभी बोलिए कि हम समर्थन वापस लेते हैं। अगर शाम तक बीएसएससी काउंसलिंग का में ये रैंक लिस्ट जारी नहीं करती है तो हम कल समर्थन वापस ले लेंगे। आप देखिए नीतीश कुमार जी तुरंत एक फोन करेंगे और काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट, ये रैंक लिस्ट जारी हो जाएगा। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग? आप दिलीप कुमार को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। अगर किसी में है हिम्मत बिहार के नेताओं में तो आके हमसे बात करें छात्र युवाओं के मुद्दों पे, और ये मीडिया के सामने आके जो दिखावा ना करे कि हम छात्रों के साथ हैं और ये फर्जी बयान ना दे कि हम पावर में नहीं है। हम अभी भी करें ना, आप समर्थन वापस ले लीजिए ना। और ये नेताओं का जो पोल होता है, इसका पोल खोलिए, आप देखिए। आज नीतीश जी के साथ जो हो गए तो नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल आप नीतीश जी के साथ नहीं थे तो आप ही का बयान था जीतन राम मांझी जी कि नीतीश कुमार ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया। आपने हमसे कहा था 28 या 29 दिसंबर को जो आपके पास गए थे, आपने कहा था कि नीतीश कुमार जो है शिक्षा को बर्बाद कर दिया, एक भी बहाली में बिना पैसा से नहीं नौकरी मिलता है। और आज आप जो है बेटा को मंत्री बनाने के लिए नीतीश जी के साथ है, तो आप कह रहे हैं कि हमको लिखित में दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, हम पावर में नहीं है और आपको कुछ पता नहीं चला और बहाली में कोई धांधली नहीं हो रही है। तो ये सब छात्रों युवाओं को बरगलाना बंद कीजिए। और तेजस्वी यादव जी से भी हम बोल रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, कि आपके पास विधायक है, सबसे बड़ी पार्टी के आप नेता हैं, विधानसभा में भी आप नेता हैं विपक्षी दल के, आपको अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए। आप एक बार अगर बोल देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का अगर जल्द पूरा नहीं होता, कोई टाइम दे दीजिए आप, तो देखिए वो बहाली उस टाइम के अंदर पूरा हो जाएगा। अरे हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। मैं किसी राजनीतिक घराने से नहीं हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन का बेटा नहीं हूँ, ना ही मेरे पास पैसा है, ना कुछ है। फिर भी हमने एक बार आवाज़ दिया छात्रों के आंदोलन का 23 दिसंबर को, 23
सितंबर को, सॉरी 23 सितंबर को, और देखिए बीएसएससी ने उससे पहले नोटिस जारी कर दिया, जबकि हमारे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन छात्रों का समर्थन है। उससे घबरा के बीएसएससी ने 23 सितंबर से पहले ही 19 सितंबर को ही नोटिस जारी कर दिया काउंसलिंग का कि कब करवाएंगे। कम से कम इतना तो हुआ। आप विपक्ष के नेता है, आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे विपक्ष के तरफ से, और आप एक बार अगर डेडलाइन दे दीजिए कि इतना समय के अंदर अगर बहाली पूरी नहीं होती है तो हम सड़क पे उतरेंगे, तो देखिए बहाली पूरी हो जाएगी। लेकिन आप भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए। आप विपक्ष के नेता है, आखिर विपक्ष के नेता का काम क्या है? और हम तो बिहार के नेताओं को कहते हैं, अगर आप लोगों से नहीं होता है ना, तो हमको 2 दिन के लिए विपक्ष का नेता बना के देख लीजिए। हम बता देते हैं सरकार को कि कैसे काम किया जाता है और कैसे इस सब में आवाज़ उठाया जाता है। लेकिन यहाँ तो जाति धर्म का बात हो रहा है, जो सही मुद्दा है उसको उठाया नहीं जा रहा है। और सबसे बड़े अगर कोई जिम्मेवार हैं इसके लिए, तो हम तो कहेंगे कि हम लोग खुद हैं, माने बिहार के छात्र छात्राएं खुद हैं जिम्मेवार, कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए रोड पे नहीं उतरते हैं। और यही छात्र, आप देख लीजिए, बुरा नहीं मानिएगा, जो भी छात्र अगर होंगे, बुरा लगा होगा आपको तो माफ़ी हम पहले मांग लेते हैं, लेकिन हम लोग आंदोलन की बात करते हैं अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए, तो बहुत कम छात्र आते हैं। आप देख लीजिए संख्या कितनी है आपकी, 50,000 बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय में, दरोगा बहाली में 6 लाख, लेकिन आते कितना है सड़क पे? संख्या आप लोग को पता है, हम क्या बोले बार बार। लेकिन जब हम आंदोलन कर रहे होते हैं, हम सड़क पे डंडा खा रहे होते हैं, हम 15 दिन के लिए जेल में रहते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ऐसे छात्र हैं जो 14 फरवरी को हम जेल में हैं और यहाँ फर्जी वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। पार्क में हम सच्चाई उगल रहे हैं, हम सच्चाई बोलने से नहीं डरते हैं। तो आपको अपने हक और अधिकार के लिए एक बार फेसबुक पर लिखने के लिए आपके पास समय नहीं था कि हाँ दरोगा बहाली में धांधली हुई या सभी प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता आनी चाहिए, लेकिन आप किसी पार्क में जाके वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। आप मनाइए वैलेंटाइन डे, हमको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो क्या आप सार्वजनिक रूप से आप वैलेंटाइन डे मना सकते हैं? जिसके साथ आप भी हैं, चाहे लड़का हो लड़की, नहीं मना सकते हैं, आप छुप के मना रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं करें कि आप गलत कर रहे हैं, सही करें, ये आपका पर्सनल लाइफ है, आप जो करना है कीजिए। लेकिन जब आपके हक और अधिकार के लिए हम जेल में हैं, तो आपको अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाने के लिए समय नहीं है 2 मिनट का, कि कम से कम ट्विटर पे भी आप ट्वीट कीजिए, सोशल साइट पे, यूट्यूब पे भी लिखिए, तो नहीं। तो ये कमजोरी सबसे बड़ी है। और उसमें कुछ छात्र बोलेंगे जाति के आधार पे, मेरी जाति देखेंगे कि दिलीप कुमार की जाति क्या है, तो चलो ये सही काम भी कर रहा है तो उसका विरोध करते हैं। कुछ लोग देखेंगे पॉलिटिकल इशू कि भाई अभी जदयू बीजेपी सरकार में है, तो अगर अच्छा काम भी हो रहा है, तो अच्छा काम भी अगर कोई कर रहा है सरकार के अगेंस्ट में बोल के, तो चलो उसका समर्थन नहीं करें। सरकार गलत भी कर रही है तो हम उसका विरोध ना करें। तो ये सबसे नहीं होगा जब तक आप जाति धर्म से ऊपर उठ के नहीं काम कीजिएगा। आप याद कीजिए, बिहार के छात्र छात्राओं को हम एहसास दिलाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप याद कीजिए कि बिहार की धरती कौन सी धरती है। बिहार की धरती कोई मामूली धरती नहीं है, आप लोग इसको याद कीजिए। आप लोग किताबों में पढ़ते हैं, आप जहां भी कोचिंग करते हैं, चाहे आप जिस चीज के लिए कोचिंग की जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाया जाता है राष्ट्रीय आंदोलन। तो महात्मा गांधी जो इतने बड़े नेता बने, राष्ट्रपिता कहलाए, तो वो कहां से फेमस हुए, कहां से उनका आंदोलन सफल हुआ? पहला आंदोलन चंपारण से। और चंपारण कहाँ है? बिहार में है। तो बिहार जो है सब चीज की जननी है, चाहे वो लोकतंत्र हो, गणतंत्र की जननी है, जेपी की धरती है। और जेपी आंदोलन को याद कीजिए, छात्र आंदोलन ही था, और उस छात्र आंदोलन में, उस छात्र आंदोलन ने ही देश को एक नई राह दिखाई। और तानाशाही कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय की, उस सरकार का तख्ता पलट कर दिया। तो वो धरती है बिहार, जहां से इतिहास बदलता है, इतिहास रचा जाता है। तो बिहार का छात्र सिर्फ इतिहास पढ़ता नहीं है, इतिहास बदलता भी है और इतिहास रचता भी है। तो आपको अब इतिहास रचने की जरूरत है। इतिहास आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया, आपको अब इतिहास बनाने की जरूरत है कि बिहार का छात्र फिर से इतिहास बनाएगा और देश को एक नई राह दिखाएगा। फिर से एक बड़े छात्र आंदोलन की जरूरत है। आप देश में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, युवाओं और रोजगार के मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगा जा रहा है, तो रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी खत्म हो रही है। तो कब तक आप बर्दाश्त कीजिएगा? पहले रेलवे की वैकेंसी आती थी, बिहार के छात्रों का रेलवे पे कब्जा होता था। एसएससी की वैकेंसी सब बंद हो गया, बैंक की वैकेंसी, कहाँ जाइएगा आप? और बिहार में जो वैकेंसी आ रही है उसमें धांधली हो रही है, 80% सीट आरसीपी टैक्स में जा रहा है। तो कब तक आप बर्दाश्त कीजिएगा? और एक बात और बता दें कि जो लोग कह रहे हैं कि बिहार में 2213 दरोगा के बाद फिर बहुत बड़ी पैमाने पर वैकेंसी आएगी, तो हम बता दें कि 1717 दरोगा, 2446 दरोगा और 2213 दरोगा और सार्जेंट, और जो भी सिपाही भर्ती अभी हो रही है और हुई है, वो सभी पटना हाईकोर्ट के आदेश पे बहाली हुई है। पुलिस और पब्लिक का जो राष्ट्रीय औसत है उसको बराबर करने के लिए। और हम उसका पेपर कटिंग भी फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा कि ये बहाली दिसंबर 2019 तक पूरा होना था, लेकिन फिर बिहार सरकार ने
अपनी लापरवाही, अपनी कमजोरी को दिखा के कि हमारे पास संसाधन नहीं है इतने बड़े पैमाने पे बहाली करने की, तो इजाज़त लेके एक साल का एक्सटेंशन लेते गई सरकार, तो इसलिए ये बहाली अभी तक चल रही है। तो इसलिए इसके बाद बड़े पैमाने पे दरोगा पुलिस की बहाली नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो इसकी क्या गारंटी है कि आपका हो जाएगा? अरे 1717 में भी यही बोला गया कि अगला वैकेंसी आ रहा है 3000 4000, 2446 में भी यही बोला गया, फिर 2213 में भी यही बोला जा रहा है कि फिर वैकेंसी आएगी। तो आप बताइए कि वैकेंसी आएगी भी तो क्या गारंटी है कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन? जब तक धांधली बंद नहीं होगी तो कैसे सिलेक्शन होगा? यहां 1717 2446 में लड़का फिजिकल पास करके रो रहा है कि मेरिट में उसको छांट दिया गया, न OMR सीट दिया जाता है न कुछ दिया जाता है, तो आपको पता ही नहीं कि आपके पास क्या क्षमता है, क्या आपका मार्क्स आया। तो हम डिमांड करते हैं कि जितना भी भर्ती हो रहा है, चाहे वो दरोगा बहाली हो, BPSC हो, BSSC के थ्रू हो, CSBC के थ्रू हो या जो भी हो, सब में परीक्षा संपन्न होने के साथ ही OMR सीट का कार्बन कॉपी दिया जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए और आंसर की जारी किया जाए, और रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाए। अभी बहुत सारे परीक्षार्थियों का यह भी कहना है कि सिपाही बहाली में और दरोगा बहाली में जितना मतलब चाहिए फिजिकल में, लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए जो भी होता है वो टाइम के साथ वो क्लियर कर लिए, फिर भी उनको असफल घोषित बताया जा रहा है। तो ये कैसे संभव है? तो आप वहाँ पे पारदर्शिता बरतिए, वहाँ पे आप उसी समय आप लिख के दीजिए कि आपका दौर कितने समय में पूरा हुआ, आपका जो लॉन्ग जंप हाई जंप है उसका क्या था, आपने कितना समय में क्या क्या किया, सब कुछ आप लिख के दीजिए, वहीं पे प्रूफ दीजिए, ताकि परीक्षार्थी बाद में भी उसको दिखा सके। आप वीडियो कैमरा लगाए रहते हैं लेकिन उसमें भी छेड़छाड़ होता है, आप टाइमिंग क्या करते हैं नहीं करते, आप उसी समय परीक्षार्थियों को प्रूफ दीजिए कि कितना समय में इन्होंने क्लियर किया। मेरे पास रोज फोन आता है, अभी देखिए दरोगा बहाली में कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स दिखाया जा रहा है, फिर भी कह रहे हैं सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसा एक दो नहीं है। और BPSSC कहती है कि ये सार्जेंट उर्जेंट ये सब कह के मामला को, तो अरे दरोगा का कट ऑफ बताओ ना यार, इससे भारत की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। अब दरोगा का कट ऑफ बता देते कितना गया है कट ऑफ, तो क्यों नहीं बताए? तो सिर्फ और सिर्फ धांधली करने के लिए नहीं बताए। और देखिए फिजिकल में कितना बड़ा ये किया गया कि मेडिकल का सर्टिफिकेट लेने के बाद भी, एडमिट कार्ड इशू करने के बाद भी नहीं लिया गया फिजिकल दोबारा। तो फिर इसी तरह होते रहेगा। मैंने पहले भी कहा था कि अगर अपनी बारी का इंतजार करना है तो करते रहिए, कल को आपकी भी बारी आएगी और आप जब भुक्तभोगी होइएगा तो आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं होगा। अभी एक कारवा निकल चुका है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए। अगर आप साथ दीजिएगा अभी तो ये सब कुछ हो पाएगा, धांधली रुकेगी, पारदर्शिता आएगी। अगर आप साथ नहीं देते हैं तो फिर कल को कोई आपके लिए लड़ने के लिए कौन आएगा? आप खुद सोचिए कौन आएगा भाई? हम भी कितना दिन तक लड़ते रहेंगे? हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई पावर नहीं है, तो हम अकेला कितना दिन तक करते रहेंगे? अगर आप लोग ही हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो हमारा साथ कौन देगा? कोई राजनीतिक पार्टी तो हमारा साथ वैसे भी नहीं देगा, क्योंकि हम तो किसी के इशारे पर चलने वाले हैं नहीं, हम किसी के अधीन काम करने वाले हैं नहीं, हम सच को सच गलत को गलत कहने वाले आदमी हैं। तो हमारा साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं देगा। तो आप लोग के लिए हम लड़ रहे हैं, तो आप अगर साथ नहीं दीजिएगा तो फिर हम भी छोड़ देंगे। तो उसके बाद फिर सोचिए क्या होगा। तो हम फिर आह्वान कर रहे हैं कि चाहे आप BSSC अभ्यर्थी हो, दरोगा बहाली अभ्यर्थी हो, सिपाही भर्ती के हो, BPSC के हो, अमीन बहाली हो, STT TET शिक्षक अभ्यर्थी हो, सबको आप एक प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा, तभी कोई उपाय है। अन्यथा कोई भी सरकार आए धांधली नहीं रुकेगी। ये जरूर होगा कि नीतीश सरकार हट जाए, दूसरा सरकार आए तो धांधली में कमी जरूर आएगी, क्योंकि ये जो शिक्षा माफियाओं का गठजोड़ है वो गठजोड़ टूट जाएगा, तो फिर नया गठजोड़ बनाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये धांधली तभी रुकेगी जब बिहार के समस्त छात्र छात्राएं एकजुट होकर आवाज उठाएं और अपने हक और अधिकार के लिए लड़े। और आपको डर किस बात का है भाई? आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप पॉलिटी पढ़ते होंगे, राज व्यवस्था, उसमें मौलिक अधिकार आप पढ़ते ही होंगे, तो आप देख लीजिए ना कि आपका मौलिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्वक आंदोलन करने का हमारा मौलिक अधिकार है। तो हम उसी अधिकार के तहत लड़ेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। तो इसमें किसी को डरने की भी बात नहीं है। तो आपको सोचना पड़ेगा, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या बिहार में गलत नहीं हो रहा है? आखिर कब तक आप सहते रहिएगा? और किसी एक चीज़ का बात नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था ही ध्वस्त हो चुका है। और जो कहा गया है कि किसी राज्य में या देश में लंबे समय तक शासन करना हो तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दीजिए। तो हमारे नीतीश बाबू उसी पे चल रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को एकदम बर्बाद कर दो। और जो शिक्षक बहाली होती है उसमें आप देख लीजिए किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। और जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया एक चपरासी के लिए भी नहीं हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षक बहाली की क्या
दुर्गति कर दी है, शिक्षकों को बंधुआ मजदूर बना के रख दिया गया है, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया ही गलत है, तो शिक्षा का क्या स्तर होगा आप लोग सोच सकते हैं। और अभी जो हेड मास्टर और प्रधान शिक्षक के लिए किया गया है तो 12 साल और 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब इसमें सीधा सीधा लूट होगा, प्राइवेट स्कूल वालों का मनमाना होगा, प्राइवेट स्कूल वाले पैसा लेके सर्टिफिकेट बनाएंगे कि 12 साल से ये हमारे यहाँ जो है सो टीचर में है। तो आप भाई बीपीएससी से ले रहे हैं तो आपको 12 साल 10 साल का एक्सपीरियंस का क्या जरूरत है? आप डायरेक्ट बहाली कीजिए, आप ट्रेनिंग दीजिए ना। आप डीएम की बहाली करते हैं तो क्या उसमें एक्सपीरियंस पहले मांगते हैं? डीएसपी एसडीएम का बहाली करते तो एक्सपीरियंस मांगते हैं। यूपीएससी बीपीएससी से जो बहाली होती है तो उसमें एक्सपीरियंस का कोई रहता है कि आप इतना साल का एक्सपीरियंस दीजिए कि कहीं आप काम किए हैं। तो फिर ये शिक्षक के लिए कौन सा? ये शिक्षक एक स्कूल को संभालेंगे, डीएम एक जिला को संभालते हैं, तो डीएम के लिए कोई मतलब अनुभव की बात नहीं है। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, बाद में जॉब हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो ये हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक के लिए भी तो ऐसा किया जा सकता है ना। आप डायरेक्ट बीपीएससी से बहाली कीजिए, उसके बाद आपको जितना टफ ट्रेनिंग देना आप दीजिए ना, 6 महीना साल भर का आप ट्रेनिंग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यहाँ 10 साल, वो भी 1-2 साल का आप अनुभव नहीं मांग रहे, 10 साल 12 साल। अब प्राइवेट स्कूल किसका है भाई? प्राइवेट स्कूल किसका है? अधिकतर मंत्री विधायकों का है। तो ये तो सोची समझी साजिश है अंदर से पैसा कमाने का। सरकारी स्कूल वाले कितना लोग फॉर्म भर पाएंगे? जो लोग एसटीईटी टीटी पास करके गए हैं वो लोग तो योग्य ही नहीं होंगे। 10 साल का एक्सपीरियंस ही बहुत के पास नहीं होगा, और जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनकी उम्र समाप्त हो गई होगी। तो बहुत लोग उसमें पीजी नहीं किए होंगे, बहुत लोग है कुछ और प्रक्रिया की वजह से नहीं भर पाएंगे। तो प्राइवेट स्कूल को फायदा पहुंचाने के लिए, प्राइवेट नहीं, ये मंत्री विधायकों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि अधिकतर प्राइवेट स्कूल मंत्री विधायकों का ही है, तो उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए वो लेंगे 10 लाख 20 लाख 5 लाख 7 लाख मनमाना लिया जाएगा। तो इसलिए किया गया है। तो शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। हम तमाम छात्र छात्राओं से ही हम कहना चाहते हैं कि आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था, नौकरी, बहाली में आपको नहीं लगता है कि गड़बड़ी हो रही है, दोषपूर्ण है सब कुछ? तो क्या इसमें सुधार नहीं होना चाहिए? क्या हम सहते रहें सब चीज सब दिन? 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स 5 साल 6 साल में पूरा हो रहा है, तो क्या नहीं लगता आपको कि इसमें सुधार होना चाहिए? तो सुधार होना चाहिए तो कैसे होगा? जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो सुधार नहीं होगा। तो जब हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं और जेल भी जा चुके हैं, तब आपको साथ देने में क्या दिक्कत है? आप हमारा साथ दीजिए ना। सिर्फ आपको देखिए हम परिवर्तन ला के दिखा देंगे। और आपको लगता है, जिनको भी लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि आंदोलन से नहीं कुछ होता है, तो उनको हम बता दें कि बीपीएससी की वैकेंसी पहले 5 साल 4 साल पे आती थी। हम लोगों ने ही आंदोलन किया 2018 में, 2017 में। तो 2018 से बीपीएससी की वैकेंसी हर साल आ रही है, और 2018 में बीपीएससी की 2 बार परीक्षा आयोजित हुई, जुलाई में और दिसंबर में। आप रिकॉर्ड है, ये देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए हर साल वैकेंसी आ रही, तो परिवर्तन कैसे नहीं हुआ? दरोगा बहाली में कटअप भी नहीं बताया जाता था रिजल्ट के साथ, लेकिन अब देखिए इस बहाली से कटअप बताया जा रहा है कम से कम। तो परिवर्तन आएगा, धीरे धीरे आएगा परिवर्तन। लेकिन जब हमारे पास स्टूडेंट का ताकत नहीं था तब ये परिवर्तन हुआ, कम लोग साथ थे। लेकिन जब बिहार के समस्त छात्र छात्राएं अगर साथ दे दीजिएगा तो तुरंत हो जाएगा, तुरंत ये सब परिवर्तन हो जाए। क्योंकि ये सरकार जो है कोई राजतंत्र वाली सरकार नहीं है, ये लोकतंत्र की सरकार है। तो भीड़ का असर होता है, तो जहां भीड़ होगा वहां सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। और ये जो सुशासन बाबू कहलाते हैं तथाकथित नीतीश जी, तो उनको भी एक्शन लेना पड़ेगा। आप देखिए ना, इस बार जो उनको वोट नहीं मिला तो कुछ जा रहे हैं इस तरफ की कुछ योजना शुरू करके महिलाओं का वोट जो है अपने तरफ और कर लें। तो प्रलोभन देने के लिए एक योजना चला रहे हैं, छात्राओं को प्रलोभित करने के लिए। तो उस सब से आप लोग लालच में नहीं आइए। और नीतीश जी को भी हम कहना चाहेंगे, इस सब से छात्र युवा भटकने वाला नहीं है। जब तक आप सही से काम नहीं कीजिएगा, छात्र युवाओं के सही मुद्दे पे काम नहीं कीजिएगा, तो छात्र युवा आपके साथ नहीं है। और नीतीश जी से भी हम आग्रह करते हैं, उनको बताना भी चाहते हैं कि आप याद कीजिए 2005 का वो दिन, जब आप भिखना पहाड़ी में मुसल्लभपुर हाट में आके आप बोलते थे कि हम भी आपकी तरह स्टूडेंट्स थे और लॉज में खाना बना के कैसे खाते थे, वो दिन हमको याद है। तो आज वो दिन भूल गए क्या? 7 साल से वैकेंसी लटकी हुई है, छात्र इंतजार कर रहे हैं कैसे लॉज में रहते होंगे। आप ये दिन आपको याद नहीं आ रहा है? लाखों परीक्षार्थी का आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ये धांधली सेटिंग जो हो रहा है उसको नहीं बंद कर रहे हैं। तो ये दिन आपको नहीं याद आ रहा है कि परीक्षार्थी कैसे लॉज में संकट में रहते होंगे? और ये 44 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग आंदोलन करें तो आपको वो दिन नहीं याद आ रहा है कि कैसे हम लोग 44 डिग्री टेम्परेचर में या 10 डिग्री या 7 डिग्री टेम्परेचर में आंदोलन कर रहे हैं? और अगर आप चाहते हैं, आपकी ये महत्वाकांक्षा है कि प्रधानमंत्री बने, तो 2005 में बिहार के छात्र युवाओं ने ही आपको मुख्यमंत्री बनाया था। तो छात्र युवा जब तक नहीं चाहेंगे बिहार के, तो आप प्रधानमंत्री का सपना भूल जाइए। क्योंकि आपको बिहार के युवा ही, छात्र युवा ही आपको वोट देंगे, तभी आप प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य होइएगा। तो छात्र युवाओं के साथ आप न्याय नहीं कीजिएगा तो आपको एक भी वोट नहीं मिलेगा। आप 2014 का देख लीजिए,
जब आप लड़े थे इलेक्शन लोकसभा का, तो कितना सीट आया और कितना पे जमानत जब्त हो गया। तो आप अगर आपको लगता है, हमको खुशी होगी कि अगर बिहार से कोई प्रधानमंत्री बने तो हमको भी खुशी होगी, हमको तकलीफ तो नहीं होगी। लेकिन आप जब तक छात्र युवाओं के साथ न्याय नहीं करेंगे, ये धांधली बंद नहीं करेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता नहीं लाएंगे, सरकारी बहालियों में पारदर्शिता नहीं लाएंगे, तब तक छात्र युवा आपके साथ नहीं होंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो आप छात्र युवाओं के मुद्दे पे बात कीजिए, धांधली रोकिए, पारदर्शिता लाइए और शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई कीजिए, तभी छात्र युवा आपके साथ होंगे। अन्यथा आप प्रधानमंत्री का सपना तो भूल जाइए, अब मुख्यमंत्री का भी सपना भूल जाइए आप। तो बहुत नाराज़गी है दिलीप की और बहुत कुछ बोले, अब मेरे बोलने का समय नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।